हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हाउ इज़ इंडियाज़ हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स गोइंग। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन अचीविंग क्लीन एनर्जी गोल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन सिक्योरिंग स्टेडी सप्लाई ऑफ दिस रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है, इस बार 2024 में आपके दिखने वाला है 100%। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबिलिटी इन द फिल्म। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है जिसमें जो विजुअल मीडिया है उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी वो पीपल विथ डिसेबिलिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ये शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ इज़ इंडियाज़ हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स गोइंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में मेंस में आपको क्रिटिकल मिनरल के ऊपर क्वेश्चन 100% दिखने वाला है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में 2-3 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल मिनरल के ऊपर पूछे गए थे और आपको नेक्स्ट ईयर भी पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स एनलिस्ट किए हैं। सबके नाम आपको पता होना चाहिए। 4-5 ऐसे ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन अचीविंग द क्लीन एनर्जी गोल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन सिक्योरिंग स्टेडी सप्लाई ऑफ दिस रिसोर्सेज। बेसिकली हम क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करेंगे? क्रिटिकल मिनरल्स का सिग्निफिकेंस मेनली किससे रिलेटेड? क्लीन एनर्जी गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड क्रिटिकल मिनरल कितने इंपॉर्टेंट है, और आप बात बोल सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल की इम्पॉर्टेंस क्या है, और इंडिया जो है क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इन सिक्योरिंग स्टेडी सप्लाई ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये बेसिकली हमारा एक मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का ऑक्शन किया है और जो हाईएस्ट बिडर्स थे उन्हें एक्सप्लोरेशन और माइनिंग राइट्स प्रोवाइड किया है। इन 6 ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में ग्रेफाइट रिजर्व्स थे, फॉस्फोराइट रिजर्व थे, लिथियम रिजर्व्स थे। इन तीनों क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई लार्जली हम इंपोर्ट्स के थ्रू ही पूरी करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है अंडर द रिवैम्प्ड MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स लॉ, की प्राइवेट प्लेयर्स को क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग राइट्स दिए गए हैं और इसलिए ये बेसिकली आर्टिकल आया है। नाउ अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं क्या है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, तो वो सारे मिनरल्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इसमें कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है। एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिकल मिनरल्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसा सच ग्लोबल नॉर्म नहीं है कि जिसके थ्रू हम क्रिटिकल मिनरल को डिफाइन कर सकते हैं। हर कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिटिकल मिनरल को डिफाइन करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल को डिफाइन किया है, प्लस उसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से जो है क्रिटिकल मिनरल डिफाइन कर सकती है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। नाउ सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है, पूरे दुनिया को करना है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे जो है प्रोमिसेस किए हैं, उसको अचीव करने के लिए इंडिया को ईवी में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। और ईवी की अगर हम बात करें तो कार के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार के प्रोडक्शन में आपको जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए
इंडिया को क्रिटिकल मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो इसका सिग्निफिकेंस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा अगर आप क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोर करेंगे, माइन करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर ये सब माइनिंग प्रोसेस करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिवैम्प होगी और उससे जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे इक्विपमेंट्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। आपके मोबाइल से लेके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का जो इंडिया का अभी मोटो चल रहा है वो भी इंडिया उसे अचीव कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, मिनरल्स आर वाइटल फॉर डिफेंस, एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर एप्लीकेशन। ठीक, तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं, एरोस्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो इंडिया यहाँ पर जनरली इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया को इसका प्रोडक्शन करना है तो उन्हें क्रिटिकल मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई, स्टेडी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रमोट होगी और इससे एग्रीकल्चर में जो बहुत ज़्यादा लेबर इस पर रिलाई कर रहे हैं उन्हें हम कहाँ पर लेकर आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एब्जॉर्व कर सकते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी होगा। नाउ अब चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ क्रिटिकल मिनरल। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लिथियम डिमांड रोज बाय 30% इन 2023 फॉलोड बाय निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच सॉ एन 8 to 15% ग्रोथ विद द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मिनरल्स पैक्ड एट $325 बिलियन। और बाय 2040 ये जो डिमांड है कॉपर की ये कम से कम 50% राइज होने वाली है, निकल की डबल होने वाली है, कोबाल्ट की डबल होने वाली है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भी डिमांड डबल होने वाली है। क्वाड्रुपल डिमांड फॉर ग्रेफाइट एंड 8-fold राइज इन डिमांड फॉर लिथियम विच इज़ क्रूशियल फॉर बैटरीज। तो लिथियम बैटरीज के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो बैटरीज के प्रोडक्शन ईवी के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, और लिथियम की भी आने वाले समय में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो पहला जो आपका चैलेंज हो जाएगा वो क्या है, इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड मैनी फोल्ड इंक्रीज़ हो रही है, 10 to 15 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है। चीज़ें क्लियर है। नाउ दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू है इंडिया के लिए लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाई। इंडिया के पास जो है क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स मौजूद नहीं हैं और इसलिए ज़्यादातर इंडिया 100% इंपोर्ट पर रिलाई करता है। कौन कौन से मिनरल्स के लिए, मेनली लिथियम के लिए, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए। लास्ट मंथ यूनियन माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हाईलाइट किया था कि इंडिया की 95% कॉपर रिक्वायरमेंट इंपोर्ट्स के थ्रू हो रही है और चाइना जो है की सप्लायर और प्रोसेसर है इन आइटम्स का। तो अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, चाइना चैलेंज। इन केस जैसे कि गलवान वैली इशू हुआ था, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना इंडिया के बीच में बढ़ जाता है तो इंडिया को अपनी ट्रेड्स रोकना पड़ेगा। और चूंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं चाइना पे, तो हो सकता है कि चाइना भी जो है इस तरह के एक्सपोर्ट बंद कर दे, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट बंद कर दे, तो इंडिया में प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकती है। तो इसलिए हम किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग कंट्री से हमें इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो चाइना का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसलिए हम चाइना पे रिलाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमारा थर्ड इशू हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जो रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया होल्ड्स 11% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट ऑफ इलेमनाइट, द मेन सोर्स ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन, बट स्टिल इंपोर्ट्स $1 बिलियन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड अ ईयर। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स 2023 में डायरेक्टली पूछा गया था, इलेमनाइट और किस एलिमेंट का ओर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आपको बन जाएगा। तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है और उसके नोट्स बनाना भी, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना ईजी हो सकता है। सो इलेमनाइट
के हमारे पास अच्छे खासे डिपॉजिट हैं, स्टिल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा लिथियम के रिसेंटली हमें रिजर्व्स मिले हैं। पहली बार इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स कहाँ मिले हैं? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी हमने सुना था, याद होगा आपको, है ना। एक पिलग्रिमेज बस के ऊपर जो है अटैक किया गया था, इसी रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। टोटल कितने रिजर्व्स हैं? 5.9 मिलियन टर्म्स रिजर्व पाए गए हैं। ये सफिशिएंट है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए। सो इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि कुछ नेशन के ऊपर वो रिलाय नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्टीडी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सो इंडिया ने जो है अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, और केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया और प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। अब प्राइवेट प्लेयर भी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके थ्रू क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा, और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर के नेशन हैं, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो कम हो सकेगी, है ना। ओवरऑल जो फिस्कल बर्डन है जो इंडिया को डॉलर पे करना पड़ रहा है वो भी कम होगा। By November, the first auction of 20 critical mineral blocks with lithium block identified in Jammu Kashmir Riasi district on the list were launched, followed by 2 more tranches with 18 more blocks offered this February and March. However, investor interest has been tepid. The auction of the most of first 20 blocks was scrapped for the lack of adequate bidders. After the delay process, Mines Ministry on 24 June announced 6 winners from maiden auction tranche on 3 blocks of Odisha, 1 each in Tamil Nadu, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो क्या कह रहा है? नवंबर में पहली बार ऑक्शन शुरू किया गया, 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक का ऑक्शन शुरू किया, और उसके बाद जो है जो ऑक्शन के लिए बिडर्स आए वो रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं था। इन्वेस्टर का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं होने के कारण जो 20 क्रिटिकल ब्लॉक्स को ऑक्शनिंग के लिए रखा गया था उस ऑक्शन प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो है ये प्रोसेस डिले हो गई। उसके बाद 6 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने बिडिंग की, और रिसेंटली जो अभी हमने इंट्रो में भी पढ़ा था कि इन 6 प्राइवेट प्लेयर्स को 6 क्रिटिकल ब्लॉक अलोकेट अवार्ड किया गया है फॉर मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस। और कहाँ कहाँ हैं? 3 उड़ीसा में हैं ये, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ में। चीज़ें क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये रिजर्व्स पाए जाते हैं इंडिया में, डिपॉजिट कहाँ कहाँ हैं, ये आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। अमॉन्ग द फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लॉक ऑफर्ड in the latest auction, 2 phosphorite block along with glauconite block are in Chhattisgarh, while 2 blocks each are up for grabs in UP, phosphorite and rare earth element. So UP में rare earth element है, phosphorite है, ये आपको इस तरीके से लिखना है ना। उड़ीसा में फॉस्फोराइट ब्लॉक्स हैं तो उड़ीसा में फॉस्फोराइट लिख देंगे, छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में लिख देंगे, कर्नाटका में फॉस्फेट एंड निकल है, राजस्थान में पोटास एंड हैलाइट है। अ ग्रेफाइट ब्लॉक इज बीन ऑक्शन इन झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश विथ 5 एडिशनल ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, टंगस्टन एंड वेनेडियम ऑफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? ग्रेफाइट, टंगस्टन और वेनेडियम कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। इसके अलावा टंगस्टन के रिजर्व तमिलनाडु मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है, कोबाल्ट एंड मैग्नीज ब्लॉक कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, और क्रोमियम और निकल ब्लॉक महाराष्ट्र में। तो आप अलग अलग जो है स्टेट के सामने प्रॉपर लिख लेंगे ये स्टेट का नाम और कौन कौन से रिजर्व्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है बिल्कुल, है ना। मैच द कॉलम टाइप से आपको पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक। अब क्यों प्राइवेट बिडर्स नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका मेन रीज़न लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ही है। द रीज़न फॉर द लो इंटरेस्ट among miner for some of these blocks include the lack of adequate data on potential reserve buried within them। तो पहला तो इशू है कि प्रॉपरली डेटा नहीं है कि इसके अंदर, है ना, इन ब्लॉक्स पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर लिथियम रिजर्व होंगे, उसके प्रॉपर डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। तो उनको डाउट है कि यहाँ पता नहीं कुछ निकलेगा कि नहीं, है ना। थोड़ा रिस्की होता है। मान लो कि आपने ऑक्शन किया और फिर आपने बोला कि ठीक है हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और माइनिंग करेंगे, आपने खोदा कुछ भी नहीं निकला, तो बहुत करोड़ों रुपये आपका वेस्ट हो जाता है ना। तो ऐसे में
जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उन्हें बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, और प्रॉपर अगर डेटा नहीं होगा तो प्राइवेट प्लेयर डिसीज़न नहीं लेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजी, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि लिथियम ब्लॉक इन JNK हैज़ क्ले डिपॉजिट एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द मिनरल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम क्ले रिमेन्स अनटेस्टेड ग्लोबली। सो जैसे कि लिथियम ब्लॉक की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में मिला है, वो क्ले डिपॉजिट में मिला है, और क्ले डिपॉजिट के से जो मिनरल एक्सट्रैक्शन करना है उसकी टेक्नोलॉजी अभी ग्लोबली टेस्टेड नहीं है। तो ये थोड़ा रिस्की है, और इसलिए प्राइवेट प्लेयर, जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ प्राइवेट प्लेयर आएंगे नहीं। सो अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ा रही है ऑक्शन करके डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक को, ठीक है। और इसके जो अब कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, हालांकि इसको मिलने में टाइम ज़रूर लगेगा, है ना। ये कब तक ये कमर्शलाइज होंगे? बाय 2030 तक ये कमर्शलाइज होंगे जो अभी ऑक्शन हो रहे हैं। सो इंडिया को तब तक के लिए स्टेडी सप्लाई के लिए क्या करने की ज़रूरत है? जो इम्पोर्ट्स हैं उसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो है अपने ओवरसीज़ एसेट भी ले रही है। कैसे ओवरसीज़ एसेट ले रही है? जैसे कि सेंटर इज़ लुकिंग टू एक्वायर ओवरसीज़ एसेट फ्रॉम रिसोर्स रिच रीजन एज अ पैरेलल measure to bolster mineral security. The first such mine for lithium brine was acquired in Argentina this year by Khanij Videsh India Limited, a joint venture of NALCO, Hindustan Copper and Mineral Exploration Company। ठीक, तो इंडिया ने जो है अर्जेंटाइन में एक माइन रिसेंटली क्या की है? एक्वायर की है, जो कि किससे रिलेटेड है? लिथियम से। तो ये भी केंद्र सरकार कर रही है। इसके अलावा इंडिया ने US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ज्वाइन किया है, जिसमें लार्ज बायर और सेलर ऑफ क्रिटिकल मिनरल हैं। तो इसके थ्रू इंडिया अपने डिपॉजिट सिक्योर कर सकता है जब तक कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बनता। तो इंडिया को जो है मल्टी अलाइन, मल्टी प्रोंग जो है अप्रोच की, होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता होगी। चीज़ें क्लियर है? सो ये आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है, कहीं कोई इशू तो नहीं है। होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल है द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबिलिटी इन फिल्म। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम पीपल विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो रिसेंट आई है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, उसे आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, और एज एन एग्जाम्पल बॉडी पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक, अभी पीपल विद डिसेबिलिटी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। एक IAS हैं पूजा खेड़कर, है ना, इससे रिलेटेड जो इशू चल रहा है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी तक के इसके ऊपर आर्टिकल नहीं आया है, जब भी आएगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन होपफुली आप इसको जानते तो होंगे, और नहीं तो प्लीज़ इसे गूगल कर लीजिए, है ना, आपको पता चल जाएगा क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली आँख मिचौली एक मूवी रिलीज़ होती, और इसी को बैन करने के लिए एक लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया था। इसी लिटिगेशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना जजमेंट दिया है। इसे बैन क्यों किया जा रहा था? फॉर डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। जो दिव्यांग लोग हैं, जो पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं, उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे दिखाया जा रहा था मूवी में, इसलिए इसे बैन करने की बात की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी है टू प्रिवेंट स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन विजुअल मीडिया इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री। सो ये जो गाइडलाइन है केवल और केवल विजुअल मीडिया के लिए है, फिल्म बनाने वालों के लिए और डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। जो गाइडलाइन का फ्रेमवर्क है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेन जो फोकस है वो किस पर है? प्रिवेंशन ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। इसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, जो दिव्यांगजन के साथ, उसको रोकने के लिए ये जो गाइडलाइंस है वो दी गई है। अमॉन्ग द गाइडलाइंस इज a call to avoid words that cultivate institutional discrimination such as cripple spastic as they contribute to negative self image and perpetuate discriminatory attitudes। ठीक, तो इस गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है मूवीज़ में, जैसे कि
क्रिपल आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पास्टिक आप यूज़ नहीं कर सकते। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कल्टिवेट कर रहा है ना, एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना रहा है किसकी, लोगों की, पीपल विद डिसेबल हैं, जो लोग डिसेबल हैं उनको अगर आप देखें कोई क्रिपल बोल रहा है तो वही चीज़ फिर लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। तो इन वर्ड्स को अवॉइड करना है अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। लैंग्वेज दैट इंडिविजुअलाइजेज द इम्पेयरमेंट एंड ओवरलुक डिसेबलिंग सोशल बैरियर, फॉर एग्जाम्पल वर्ड लाइक अफ्लिक्टेड, सफरिंग एंड विक्टिम शुड बी अवॉइडेड। इस तरह के वर्ड्स को भी अवॉइड करना है कि ये एक विक्टिम है, बेचारा है, पुराने जन्म में इसने पाप किए होंगे इसलिए इस जन्म में इसे सज़ा मिली है, इस तरीके के चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से आप डिसेबल लोगों को नहीं पोर्ट्रे कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो आस्क क्रिएटर टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। इसमें यह कहा गया है कि क्रिएटर को ये प्रिंसिपल फॉलो करने की ज़रूरत है। जो प्रिंसिपल है वो क्या है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, बिना हमारी परमिशन के आप हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखा सकते। एंड इन्वॉल्व पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द क्रिएशन एंड असेसमेंट ऑफ विजुअल मीडिया कंटेंट। और इसके साथ साथ जब भी आप ऐसी मूवी बना रहे हैं तो आपको जो डिसेबल पर्सन है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है जब इस तरह का क्रिएशन हो रहा है। नाउ बात कर लेते हैं कि इंडिया में डिसेबिलिटी राइट्स को ग्रांट करने के लिए कौन सा लॉ है। 2017 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया था। ये इसने पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को रिप्लेस किया था। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और मेंटल हेल्थ केयर, ये भी कुछ लॉज हैं जिसके थ्रू डिसेबिलिटी राइट्स को गवर्न किया जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जो एम्फेसिस था वो ह्यूमन राइट मॉडल के ऊपर है। इसमें जो दिव्यांगजन हैं या फिर पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं उनको एज आ इक्वल ह्यूमन ट्रीट करना है और उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर करिए कि जो पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट हो सकें और उनकी ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करना है आर्टिकल 21 के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जो गाइडलाइंस दी गई है वो केवल विजुअल मीडिया के लिए दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन सारे डिपार्टमेंट को भेजनी चाहिए थी फॉर सेंसिटाइजेशन। सो ये एक इशू है जो रिसेंट रूलिंग है। डिसेबल पीपल आर स्टिल कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी। Even the government coinage of Divyang looks at disability through the lens of charity. It is regressive and reinforces a patronizing mindset. बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि डिसेबल जो पीपल हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी कंसिडर किया जा रहा है, बेचारा कंसिडर किया जाता है। इवन गवर्नमेंट ने जो दिव्यांग वर्ड दिया है इनको, वो भी एक तरीके से चैरिटी के थ्रू ही इन्हें देखा जा रहा है। ये एक रिग्रेसिव और पैट्रोनाइजिंग माइंडसेट को बढ़ावा देने वाली अप्रोच है और इस अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है अगर हमें पीपल विथ डिसेबिलिटी को सोसाइटी में मेन स्ट्रीम करना है तो। ठीक, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में क्या कहा है ना, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम के अगेंस्ट में है ना, ये कन्फ्लिक्ट करती है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्रिएटिव फ्रीडम जो है, आर्टिस्टिक फ्रीडम दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट में है किसके, आर्टिकल 21 के। आर्टिकल 21 में किसको राइट्स दिए गए हैं, पीपल विथ डिसेबिलिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ द फिल्म मेकर कैन नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू लंपून, स्टीरियोटाइप, मिस रिप्रेजेंट और डिस्पैरेज दोज ऑलरेडी मार्जिनलाइज। इसमें ये कहा गया है कि क्रिएटिव फ्रीडम ज़रूर है लेकिन इसमें आपको ये फ्रीडम नहीं मिलती कि आप स्टीरियोटाइप करें, किसी को मिस रिप्रेजेंट करें जो कि ऑलरेडी मार्जिनलाइज है। In determining this aspect, the intention and overall message of the film is also considered. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरा मूवी का इंटेंशन और ओवरऑल मैसेज भी कंसिडर करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि इंटेंशन और ओवरऑल मैसेज बहुत अच्छा हो मूवी का, तो अगर कहीं ये वर्ड इस्तेमाल भी किए गए हों तो ज़रूरी नहीं कि उसको हटाया जाए। तो ये बेसिकली आर्टिकल था, है ना। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस की जो रूलिंग है उसका मेंस में कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।